नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। स्वागत है आप सबका आज के क्लास में, डेली करंट अफेयर्स के क्लास में। ऑफ कोर्स 99 अप्रैल है 2022। मेन सोर्सेज है असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। और आगे बढ़ने से पहले डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा दोस्तों पीडीएफ का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड इफ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन आवर भद्रा एस अकेडमी, then anytime you can do that. You can just need to call on to these numbers for admissions. सबसे पहला न्यूज़ असम ट्रिब्यून से लिया गया है, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं असम के कल्चरल एस्पेक्ट से। एक्सपैंडिंग रिलीजियस टूरिज्म इन असम। नाउ अगर असम ट्रिब्यून में एक देख लीजिएगा, बड़ा मतलब एडिटोरियल वाले पेज में ये वाला आर्टिकल दिया गया था, राइट। उसको मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है। नाउ क्या क्या सेग्रीगेट बेसिकली बोली जा रही है दैट क्यों ना हम लोग असम में पोस्ट कोविड एरा में टूरिज्म को पुश करें, और टूरिज्म में भी किसको, रिलीजियस टूरिज्म को। जैसे जैसे कामाख्या टेम्पल ले लीजिए, राइट। अब आपको पता है दैट अंबुमाची मेला होता है ना, हर साल ही ये मेला मनाया जाता है, राइट। और दुनिया भर से क्या मतलब हिंदूज एंड ऑफ कोर्स इंडिया में तो जितना हिंदूज हैं वो सारे आते ही हैं अंबुमाची मेला को अटेंड करने, राइट। तो क्यों ना हम इसको एज अ ट्रेडिशनल टोकन हम लोग बना दे दैट, हाँ मतलब इसी चीज़ को और भी इंडिया वाइड पूरा प्रमोट करे और भी ज़्यादा, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें रिवैम्प करनी पड़ेगी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे सतराज, है ना। क्योंकि देखो अब क्या होगा ना, डिफरेंट अलग इंडिया, आपको पता है आसाम के अलग अलग रीजन में 1700 बने हुए हैं। तो उनको अगर और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाए तो कहा जा रहा है दैट ट्रेडिशनली उस रीजन में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होगा। क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे ना जी, जहाँ टूरिस्ट आएंगे तो सोचो ना वो का कुछ सामान खरीदेंगे, राइट। वो रहेंगे, उनके लिए लॉज चाहिए, लॉजिंग फूडिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें प्रमोट होंगी। हेरिटेज होम स्टेज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट इंडिजिनस टू सतराज लाइक मास्क मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे हेरिटेज चीज़ें हैं जो क्या अभी क्या हो रहा है ना, जैसे इंडिया बदल रही है तो धीरे धीरे ये सब का कल्चर भी बदल रहा है, राइट, या फिर ख़त्म हो रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो उन चीज़ों को फिर से प्रमोट करने की बात की जा रही है। जैसे बोला जा रहा है हेरिटेज होम स्टेज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेक्टर में जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। तो क्यों ना हम उसको फिर से रिवाइव करें। क्योंकि सोचो कोई मास्क या फिर बैम्बू से कुछ ऐसा चीज़ें बनाना जिसको आपको नॉर्मल बड़े बड़े शहरों में भी वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, राइट। तो ऑटोमेटिक है दैट कभी भी अगर टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा ना तो वो सोचेगा यार चलो इसको खरीद के ले जाए। क्यों? क्योंकि ये एंटीक चीज़ टाइप ऑफ लग रहा है, राइट। और मतलब देखो यही होता है ना दैट आप अगर कहीं पे जा रहे हो ना तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के ले आते हो जो कि आपके वहाँ पर नहीं मिलती है। आप खुद सोचो ना, अगर आपके वहाँ पर मिलती है तो आप वहाँ से वो चीज़ खरीद के क्यों ले आओगे? समझ लो बात। यही नहीं, दोल जात्रा होली के समय में जो है ना बड़पेता में दोल जात्रा किया जाता है, राइट। और आपको तो पता है होली एक नेशनल फेस्टिवल है, इंडिया भर में पूरा बनाया जाता है, राइट। तो उसको भी क्यों ना कनेक्ट किया जा सके और इन चीज़ों को प्रमोट किया जा सके, यही सब बोल रहा है। देखो मैं इसलिए आपको पूरा पढ़ा दे रहा हूँ ना, क्योंकि यू नेवर नो, आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ ले दैट डोल जात्रा इन बड़पेटा, राइट, ये किस ओकेजन में मनाया जाता है। सो एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग अबाउट दोज टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। यही नहीं, हमें लिंक करना पड़ेगा अलग अलग रिलीजियस साइट, राइट। जैसे अश्वक्लांता टेम्पल और महामाया धाम, राइट। तो इसको अगर हम लोग लिंक कर दे तो कहीं ना कहीं हमारी जो वाटरवेज की भी प्रमोशन की जाएगी थ्रू ब्रह्मपुत्र, अगर हम लोग लिंक कर रहे हैं, राइट। तो वाटरवेज तो प्रमोट होएंगे ही, बट साथ ही साथ हम लोग उसके साथ साथ और भी चीज़ों को कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं। जैसे होता नहीं, आप जैसे कहीं पर टूरिज्म करने गए, राइट, तो वहाँ पे आपको पैकेज दिखता है ना, बोलता है ना चार नाइट और 5 दिन का पैकेज है जिसमें आपको ये एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, ठीक है। तो उसी टाइप ऑफ पैकेज हम लोग क्यों ना बना सकते हैं जिसमें वाइल्ड एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स को इसमें जोड़ दे, राइट। उसके बाद लग्जरी क्रूज सर्विसेज तो प्रोवाइड करे ही, जिससे एक पैकेज बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इससे क्या होगा दैट लोकल लोगों को वहां पर नौकरी मिलेगी, और वही तो काम है भाई। देखो स्टेट गवर्नमेंट का मेन तो एम यही होता है ना दैट स्टेट के लोग खुश रहे, राइट। तो अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाने से सब खुश है ना। और मोर ओवर कुछ डेटा भी दिया गया था इस आर्टिकल में, तो उस डेटा को भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। जैसे इकोनॉमी अगर देख लीजिएगा, आसाम का लार्जली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जिसमें 69% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वह इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्टर में जुड़ा हुआ है, राइट। और एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल सोचिए आपके घर में ना आपका ये प्लॉट है, राइट, एग्रीकल्चर प्लॉट, बहुत बड़ा प्लॉट है। आप यहाँ पे 3 भाई काम कर रहे हो या फिर 3 बहनें काम कर रहे हो, राइट। तो सोचो 3 भाई में आपको काम प्रोडक्शन कर रहे हो 15 क्विंटल,
ठीक है, 15 क्विंटल प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके। अब आपका जो छोटा भाई था वो बाहर से पढ़ने गया, उसको कोई जॉब नहीं मिला, तो उसको भी आपने इंक्लूड कर लिया, तो कितने हो गए? 4 लोग। तो 3 बंदा अगर 15 क्विंटल प्रोडक्शन कर रहा है तो 4 बंदा कितना करना चाहिए? टेक्निकली तो 20 क्विंटल करना चाहिए, है ना। बट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 15 क्विंटल ही इस केस में भी हो रहा है। समझ लो, पहले भी 15 क्विंटल हो रहा था, अभी ये बंदा जब जुड़ गया तभी भी 15 क्विंटल हो रहा है। मतलब क्या ये कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है? नहीं ना, कुछ नहीं कर रहा है। बट स्टिल आप जो सोचो, आप लोग का सैलरी में सोचो 1 लाख रुपए इन टोटल कमाते थे, राइट। तो पहले कितना था? 33,000 करके बांटते थे 3 जने, राइट। बट अभी आपको 25, आपका सैलरी घट गया, बट मतलब टेक्निकली जो आपको रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए था वो घट गया, बट जो प्रोडक्शन हो रहा है वो वही का वही है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये बंदा ऐड हुआ है, राइट। तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को जो है ना, इस टाइप के ये बंदा जो अनएम्प्लॉयड है, इसको हम लोग कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके एडिशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ लो बात, वो सब चीज़ है। समझ के बाद तो ये डेटा आपको समझना चाहिए। एनीवेज, फ्रंट पेज अगर देख लीजिएगा असम ट्रिब्यून का दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ था रिगार्डिंग द इरोजन बाई ब्रह्मपुत्रा इन द माजुली रीजन, राइट। नाउ पहले आपको मैं वर्ल्ड मतलब मैप में दिखाना चाहता हूँ माजुली कहाँ है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा दैट ये जो माजुली में जो इरोजन हो रहा है ना ब्रह्मपुत्रा के द्वारा, यह क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, उसके थोड़ा ज्योग्राफी में हम लोग घुसेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैप देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, देख रहे हैं आप, ये हुआ हमारा पूरा आसाम, राइट। अगर थोड़ा जूम आउट करें, है ना, ये पूरा आसाम हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग अगर जूम इन करते हैं तो आ जाता है यहाँ पे मजुली। आपको पता है मजुली एक अलग सा डिस्ट्रिक्ट है, राइट, बहुत ही बड़ा आइलैंड है ना। तो ये देखो, ये पूरा जो आइलैंड आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो ना, यह है मजुली, देख रहे हो, समझ रहे हो, ओके। चलो, अब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे क्या बोला गया था दैट मजुली के जो बैंक्स में है वो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा इरोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, मजुली एक तरफ से किधर से घिरा हुआ है, ध्यान से देखना, ये सुबनसिरी रिवर है, राइट। बट अभी इसमें आर्टिकल में क्या दिया गया था? ब्रह्मपुत्र के रिवर के द्वारा इरोजन किया जा रहा है। मतलब इन बैंक्स के अलोंग ही इरोजन होगा यार, ऑब्वियस सा बात है ना। इधर तो नहीं होगा ना, ये तो सुबनसिरी रिवर के द्वारा इरोजन है ना। तो ये सुबनसिरी रिवर तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं इसके अलोंग, आर्टिकल में लिखा हुआ था ब्रह्मपुत्र के अलोंग जो बैंक्स है वह इरोड हो रहा है, राइट। नाउ देखो, ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, राइट। बट इसके रिलेटेड जो है ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बतलाना चाहता हूँ पहले, राइट। ये कॉन्सेप्ट है दैट कैसे मियांड्रिंग जो रिवर चैनल्स होती है वहाँ पे कैसे इरोजन होती है। क्योंकि अगर आप मियांड्रिंग वाले को समझ जाओगे ना तो इसको अच्छा आराम से समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। चलो सोचो, ये रिवर मियांड्रिंग समझते हो, ऐसे करके रिवर जब बहती हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब देखो, यह हो गया रिवर का फ्लो, ऐसे है ना, यह रिवर का फ्लो हो गया। अब खुद सोचो, अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो रिवर का फ्लो डायरेक्शन ऐसा रहेगा, है ना। अबे रिवर तो ऐसे ही ना फ्लो करेगी यार, या तो लैमिनर फ्लो रहेगा या फिर लैमिनर फ्लो नहीं रहेगा, कॉमन सेंस सा बात है, ठीक है। तो ये ऐसे जो फ्लो करती है ना, पहले इस वाले बैंक को हिट करती है, पता है, इस वाले बैंक को हिट करेगी, है ना। मतलब टेक्निकली अगर देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा इधर से बताता चाहता हूँ, चलो इसको हटा दो, है ना, इस वाले रीजन को हटा दो। आप सोचो, यहाँ रिवर इधर से बहकर यहाँ आई ना, समझ रहे हो, इधर से बहकर आई है, तो इधर जो डायरेक्शन अभी मिलेगा, तो अभी रिवर सीधा कैसे, रिवर क्या इधर से सीधा ऐसे मुड़ेगी? नहीं, ऐसे नहीं मुड़ेगी। वो रिवर जो है ना, इधर से सीधा यहाँ पे हिट करेगी, इधर डायरेक्ट हिट करेगी इस वाले पोर्शन में, समझ रहे हो, इस वाले पोर्शन में हिट करती है ना। और इसी को, ये कनकेव फेस है, लेकिन देख रहे हो ये कनकेव, क्योंकि कनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है ना जी, याद है कनकेव लेंस पढ़े हो ना। तो ये भी देखो, ये कनकेव होता है, ये भी ऐसा इस टाइप का कनकेव फेस है, राइट। और ये कन्वेक्स फेस है, ठीक है। तो ये जो रिवर जो हिट करती है ना, वो कनकेव फेस में करती है ऑफ द, ठीक है। अब कनकेव फेस में जब हिट करती है ना, तो ये कंटिन्यूसली हिट करते रहती है और ये सालों साल हिट करेगी। तो आप खुद सोचो ना, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये वाला पोर्शन जो है ये लूज हो जाए और यह जो है ये बैंक जो है इरोड हो जाए, ठीक है।
बट यहाँ पर तो हिट करती है, बट वहीं पर ये जो भी सेडिमेंट्स ऐसे ही हिट करके इधर भी ले आ रही है ना, तो उसको जमा किधर करती है, ये कन्वेक्स साइड में, ठीक है। तो कन्वेक्स साइड में जमा होता है, कनकेव साइड में जो है इरोजन होता है। ये याद रखिएगा कोई भी मियांडरिंग चैनल का। मियांडरिंग चैनल मतलब मैं रिवर चैनल की बात कर रहा हूं। रिवर चैनल मियांडर कब होती है, ये अपने मैच्योर एंड ओल्ड स्टेजेस में हमें इसका मियांडरिंग नेचर देखने को मिलता है। क्लियर है। अब फिर से हम लोग उस मैप में आ जाते हैं, जिससे आपको और भी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आएंगी, राइट। जैसे देखो ये वाला मैप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो, अब शायद ये ब्रह्मपुत्र जो आ रही होगी, तो ये ब्रह्मपुत्र आके यहाँ पर हिट कर रही होगी यार, है ना। देख रहे हो इधर हिट कर रही होगी, इधर तो सीधा हिट कर रही है ना जी, है ना। वैसे ही ब्रह्मपुत्र आकर शायद यहाँ पर डायरेक्ट हिट कर रही होगी इधर, समझ रहे हो। तो ये इस टाइप के रीजन्स जो है इरोड हो जाते हैं, है ना। और इसलिए इरोड होता है, इसीलिए ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन, आप भी जब फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे आसाम का, मेक श्योर दैट कभी भी कोई भी कनकेव वाले साइड में जो है ना, जहाँ पर देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, आप मैप देखोगे, मैप देखकर समझोगे दैट हाँ कहाँ पर इरोजन का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मेक श्योर करना दैट वहाँ से जो हैबिटेशंस है लोगों को, है ना, एटलीस्ट मॉनसून के समय एटलीस्ट उस रीजन से हैबिटेशंस को हटा दो, क्योंकि देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो जो है रीजन इरोड अप हो सकता है, ठीक है। इसीलिए तो आप लोगों को ऑफिसर्स बनाया जाता है। पता है, आप तो सोचा है कभी आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है ना, आपको ज्योग्राफी क्यों पढ़ाया जाता है ना, ऊपर से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाता है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि आपको सब तरफ जो है ना मास्टर्स बनना है, मतलब मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, है ना, बनना है ना। बट हाँ, जीनियस नहीं मांग रहा है वो, इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिस उस बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके जिससे आप एडमिनिस्ट्रेशन को आराम से संभाल लो। यही छोटे मोटे चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जांपल्स का, समझ गए। तो इसी के साथ नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट है द हिंदू से ये लिया गया है, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया को जो है ना फाइनली सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबरशिप, राइट ना। ये देखो, आप बोलिएगा सर ये तो कल भी न्यूज़ में था, आप कल कहीं उन्हें डिस्कस किए। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मेरा सोच यह है दैट बहुत समय न्यूज़ कुछ कुछ ऐसे दिखता है ना जो कि ट्रांजिशन में होते रहते हैं। मतलब आज कुछ आया, छोटा सा पार्ट आया, कल और भी छोटा सा पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, परसों और भी थोड़ा सा इंक्लूड होएगा, राइट। इनफैक्ट आज भी ऐसा हो सकता था कल इसको डायरेक्टली डिस्कस कर देते, क्योंकि कल भी आर्टिकल आता है इसका, राइट। बट क्या है ना दैट आज ही डिस्कस कर दिए, क्योंकि हाँ चलो एक मतलब ओवरऑल जो जितना मटेरियल हमें चाहिए था वो मटेरियल ऑलरेडी बन गया है, राइट। और वो क्या, और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं है, बट हाँ जितना डेवलपमेंट है वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। रशिया का जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट काउंसिल से, जिसमें रशिया को इलेक्ट किया गया था इन 2020, उसमें सस्पेंड कर दिया गया बेसिकली। किसके द्वारा? यूएनजीए के वोट में, यूएनजीए में वोटिंग हुआ था तो उसमें बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया। नाउ व्हाई वाज रशिया सस्पेंडेड? क्योंकि देखो कहा जा रहा है इसलिए किया गया क्योंकि रशिया के ऊपर एलिगेशंस है, ध्यान देखना, रशिया के ऊपर एलिगेशंस है दैट रशिया इज विलफुली वायलेटेड इन यूक्रेन। मतलब अभी जो रिसेंटली किए जा रहे हैं जो भी एक्टिविटीज़, जैसे बूचा में किलिंग हुआ इतना ज़्यादा, है ना, तो इसके ऊपर इसके एलिगेशंस क्योंकि रशिया के ऊपर लगे, इसीलिए रशिया को बेसिकली यहाँ से भी हटा दिया गया ना। ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड इन्होंने खुद ही यूज़ किया, एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब क्या होता है? आरोप। मैं अगर आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहा हूँ दैट आप चोर हो, ठीक है, तो क्या आप चोर हो गए? नहीं ना। अनटिल एंड अनलेस मैं कोई एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड करूँ दैट आप एक्चुअली में चोर है, तब तक आप चोर नहीं हो, ठीक है। तो यही हुआ दैट रशिया के ऊपर एलिगेशंस लगे, और एलिगेशंस के साथ ही बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्श स्टेप ली जा रही है। देखो मेरी जितनी नॉलेज है बेसिकली जियोपॉलिटिक्स की, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, मुझे लगता है दैट कहीं ना कहीं अभी दुनिया एक इस पॉइंट ऑफ टाइम में आ गया ना, जहाँ पर दुनिया पोक कर रही है रशिया को दैट तुम न्यूक्लियर वॉर मिसाइल्स यूज़ करो। ये क्या है यार, आप सोचिए ना, हर एक प्लेटफॉर्म से अगर आप रशिया को इवैक्यूएट हटा दोगे तो आप किस प्लेटफॉर्म में रशिया के साथ बात करोगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, है ना। तो एनीवेज ये सब तो खैर मुद्दा है, बट एनीवेज इंडिया हैज़ क्वेश्चन द प्रोसेस, यही चीज़ है। इसीलिए इंडिया ने क्वेश्चन भी किया इस प्रोसेस को दैट सस्पेंड क्यों किया रशिया को, अनटिल अनलेस आपने कोई इंटरनेशनल प्रोब नहीं बैठाया हो मैसेकर में। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोब बैठाइए, अगर उसमें निकलता है ठीक है, वी आर ऑल्सो वोटिंग अगेंस्ट रशिया इन दैट सिचुएशन, राइट। बट आपने तो कोई
कुछ प्रो बैठा ही नहीं और ऐसे ही आप बोल दे रहे हो, राइट? तो यही है। एनीवेज, यूएनएचआरसी के अगर बारे में बात करें, ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है दैट स्ट्रेंथन और प्रमोट करना टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स दुनिया भर में। इसलिए ये एड्रेस और रिकमेंड करती है ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड कैन डिस्कस ऑल द थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज। इनफैक्ट UNHRC जो है, इट हैज रिप्लेस द फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। एंड UNHRC क्रिएट कब किया गया था? 2006 को। नेक्स्ट है कमिटी के बारे में, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया। द एडवाइजरी कमिटी ऑन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को फॉर्म किया गया अंडर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। इसको चेयर किए जाएंगे बेसिकली अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, और इसमें नेसेसरी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी अंडर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, है ना। अगर कुछ भी चाहिए क्या कैसे, जैसे अभी सुन रहे हैं ना आप दैट सेमीकंडक्टर की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? अच्छा, एक बात पूछूं दोस्तों, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता है दैट्स ये क्लास 12th में ही शायद आप लोगों ने पढ़ा है था, याद करो, डोपिंग पढ़ा था ना कुछ ऐसे। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है अगर आपको पता है, राइट? अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स थे और आपको तब से पता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसका नॉर्मल जो डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। और वो टेक्निकल डेफिनेशन मत लिखिए, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था वो अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिलेटेड। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि चीफ जस्टिस NV नरवणे ने एश्योर किया था पिटिशनर्स को दैट ठीक है, आप लोग जो चैलेंज कर रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को, उसके रिलेटेड जो प्ली है वो हम लोग बिल्कुल सुनेंगे। ये सोर्स है द हिंदू, ठीक है। एनीवेज, ये है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स? ये देखो क्या होता है ना, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डोनेशंस प्रोवाइड की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट। और इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स को इशू किया जाता है किसके मल्टीपल पे? 1000 रुपया के मल्टीपल, 10,000 रुपया, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, है ना। और उसका मैक्सिमम लिमिट कोई रखा ही नहीं गया है, राइट। मतलब पहले जो पुराने स्कीम्स है ना उसमें लेकिन लिमिट लगा हुआ था, बट अभी बिल्कुल ही इन्होंने लिमिट हटा दिया है, देख रहे हो। ऊपर से सरकार क्या बोल रही है दैट ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है, फलाना डीकना, अब तो ब्लैक मनी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भाई अब देखो, ब्लैक मनी खत्म नहीं होगा, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अभी का भी अगर आप स्कीम देखोगे, मैंने पर्टिकुलरली अपने से खुद एनालाइज किया प्रॉपरली, उससे मुझे जहाँ तक पता चला, देखो अभी का कानून क्या है दैट अभी पहले जैसे लिमिट लगा हुआ था दैट आप एक लिमिट के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को दे नहीं सकते हो, अभी वो लिमिट हटा लिया गया है, राइट। मतलब आप कितना भी जमा कर सकते हो, ठीक है। तो सोचो कोई बंदा अगर से फॉर उसका सैलरी है 15 लाख रुपया, ठीक है, तो 15 लाख रुपया में भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 5 से फॉर एग्जाम्पल 7 लाख तक तो आपका जाकर 5% लग रहा है, 7 लाख से 10 लाख तक से फॉर एग्जाम्पल 20% लग रहा है, राइट। उसके बाद 10 लाख से ऊपर 30% लग रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, 15 लाख उसको अगर 30%, ये 10 से 15 लाख के बीच में 30% उनको अगर नहीं देना, वो क्या करेंगे? 5 लाख जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को जमा कर देंगे, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को जमा कर दिया और उनको बोलेंगे दैट ठीक है, आप मुझे कैश में कुछ पैसे दे दो, आप मुझे कैश में 4.5 लाख रुपए दे दो। अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतनी ज़्यादा ब्लैक मनी होती है ना, वो लोग आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो लोग जो है इनको से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 5 लाख रुपया दिया, ठीक है, तो वो इनको 4 लाख रुपया दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा ना, इनका ये कैसे अपना ITR में फाइल कर सकते हैं, ये अपना ITR में दिखा सकते हैं दैट देखो भैया मैंने 5 लाख तो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, तो वो तो मेरा माफ हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब इनको जो टैक्स लगेगा ना, ये 10 लाख के ऊपर ही लगेगा। ये जो बाकी का जो 5 लाख रुपया इन्होंने कमाया उसमें इनको टैक्स एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। क्लियर है ना। तो वही चीज यहां पर भी है, उसमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो गया दैट ये लोग जो है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ब्लैक मनी, इन्होंने अपना जो पहले ब्लैक मनी रखा हुआ था उसको ये लोग यहां पर देकर इन्होंने व्हाइट मनी कन्वर्ट कर लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने, ठीक है। और नॉर्मल जनता के पास ब्लैक मनी आ गई, समझ लो। अब देखो ये ट्रिक मैंने आपको बोला, इसका मतलब ये नहीं दैट आप भी ये ट्रिक इस्तेमाल करो और आपका अगर सैलरी 5-10 लाख रुपया से ज़्यादा है तो आप भी अपना पैसे बचाओ, ना 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 ना। टैक्स दो सरकार को, अच्छी बात है ना, क्योंकि सरकार के पास टैक्स आएगा, सरकार के पास पैसे आएंगे तो सरकार डेवलप करेगी, बहुत अच्छी बात होती है। एनीवेज, next is State Bank of India is authorized to issue and encash these bonds
मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उनको ऑथोराइजेशंस मिलता है दैट वो अगर चाहे तो इन बॉन्ड्स को जो है इशू और इनकैश कर सकती है, बट एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड जो है अराउंड 15 दिन के बीच में ही आप इसको रिडीम कर सकते हो, ठीक है। बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर द परचेज बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, आप मैं कोई भी खरीद सकते हैं। डोनर्स नेम इज नॉट मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड, राइट। नाउ इसमें क्या क्या इश्यूज कुछ थे, जैसे एनोनिमिटी, राइट, नीदर डोनर नॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑब्लाइज्ड टू रिवील whom द डोनेशन कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये सब एनोनिमिटी है। कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स को रिलेटेड कुछ मैलफंक्शंस है। चलो इसमें हम लोग ज़्यादा भीतर में नहीं घुसते, क्योंकि मैंने सोच रहा दैट एक अगर बड़ा सा आर्टिकल है ना उसमें प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यही है ना ओपेकनेस है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, दैट बॉन्ड अगर परचेज करेगा तो एटलीस्ट एसबीआई के पास तो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना यार, दैट किसने बॉन्ड ये किया है। तो ओपेकनेस तो काफ़ी ज़्यादा एसिमेट्रिक हो गया। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ पोजिशन टू नो हु द डोनर इज। सरकार को तो पता चल ही जाएगा यार, सरकार का पास सब कुछ है, सरकार के हाथ में बैंक है। आप अगर चाहो तो आपको पता, अगर मैंने ही जो डोनेट किया तो मैं तो वो खरीदूंगा ना, तो मैं जो खरीदूंगा तो मेरे नाम से तो वो खरीदा जाएगा ना जी। तो वो तो सरकार एसबीआई के पास डेटा रहेगा ही, तो सरकार एसबीआई से कभी भी निकाल सकती है, राइट। तो आप जो बोल रहे हो दैट हाँ ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, तो इसमें तो कहीं ना कहीं झोल मलोल दिख रहा है। एनीवेज मैं बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ को जो है ना और भी प्रॉपरली डिस्कस करने की जाने चाहिए, क्योंकि ये इतना छोटा आर्टिकल से कवर नहीं होने वाला है। मैं अगर सिंपली आपको बता दूँ ना दैट हाँ ये इश्यूज़ है, तो आप खुद भी इसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस की निटी-ग्रिटीज आपको ना समझाया जाए, राइट। तो मैं काम करता हूँ दैट कभी नेक्स्ट कोई एक दिन निकाल के प्रॉपरली स्पेसिफिकली इसके बारे में एक प्रॉपरली A to Z डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसमें आपकी भी पूरी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको इस टाइप के लेसन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो, विल श्योरली मेक दैट फॉर यू। नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक्चुअली न्यूज़ में थी, क्योंकि इसका अराउंड 6 years कंप्लीट हुआ है ऑन 5 अप्रैल 2016। ना आप बोलेगा सर इतना पुराना न्यूज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए दैट पुराना न्यूज़ है तो उसको छोड़ दे क्या, उसको छोड़ दे और फ्यूचर में क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करें। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा ना जी। पुराना न्यूज़ है भले ही छूट जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल कवर दैट इन द अपकमिंग डेज, बट स्टिल हम लोग कवर ज़रूर करेंगे, because we have promised, we at Bhodra has absolutely promised to all our students, whether they are paid students or free students here in YouTube, that हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ छूट जाना ना वो प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर कर दें ना, क्या होता है ना दैट आप थोड़ा अगर उस चीज़ को पढ़ भी लिए ना, एक गो थ्रू भी हो गया, तो इट समवेयर और द अदर स्टेज इन योर माइंड, राइट। इसीलिए फिर मेक श्योर दैट। एनीवेज इट इज़ लॉन्च्ड इन 2016 को ये स्कीम स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च किया गया था, एंड इट सीक्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन। जी हाँ, यही नहीं, इसका ये लेवरेज करता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर, दैट इज SC/STs या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अगर हो ना, तो उनको बेसिकली कैसे क्रेडिट मिले जिससे वो अपना कुछ स्टार्टअप मतलब स्टार्ट कर पाए, राइट। ऑफिसर्स ऑफ सिडबी और नाबार्ड जो है उसको डिजिग्नेट किया गया है टू स्टार्टअप कनेक्ट सेंटर्स, और लोन्स जो है ना इन स्कीम्स के अंडर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को, ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब सोचो कहीं पर छोटा सा एयरपोर्ट बना हुआ था, है ना, 10 साल पहले, बट वो 2 साल काम करने के बाद वो छोड़ दिया गया, राइट, मतलब आधा बना हुआ पड़ा है, तो उसको कहेंगे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। अगर उसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो हुआ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। बट ग्रीन फील्ड मतलब एकदम नया, एकदम प्रॉपरली जड़ से अगर कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फैसिलिटेट लोन फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लोन फैसिलिटेट करना ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 लाख एंड ₹1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 SCs और ST borrowers एंड 1 women borrowers पर बैंक ब्रांच, जिससे सेटअप किया जाए ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस, ठीक है। और एलिजिबिलिटी वही खुद से भी पढ़ सकते हो यार, SC/STs और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो 18 साल से ऊपर हैं। लोन जो है अंडर द स्कीम वो अवेलेबल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। नो बॉरोअर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर आपको लेना है तो पहले से आप मेक श्योर करना पड़ेगा दैट डिफरेंट अदर अगर बैंक्स में आपका कोई कर्जा है तो वो कर्जा को आप चुकता कर दीजिए, उसके बाद ही आपको ये लोन्स दिए जाएंगे। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग्स एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड ईदर बाय SCs या फिर STs या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब अगर सोचिए आपको लोन चाहिए, आप SC/ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर बिल्कुल ही ना हो,
तो भी आपको मिल सकता है, बट मेक श्योर करना पड़ेगा उस केस में जो है ना, ये जो है ना, या तो एससी या तो एसटीज या तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इनके पास भी उस कंपनी का स्टेक होना चाहिए, जो कि मिनिमम 51% स्टेक उनके पास होनी चाहिए। समझ रहे हो बात? उसी केस में बेसिकली ऐसा लोन प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। चलो, नेक्स्ट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला था दैट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा बाई सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। अच्छा, लॉन्च को क्यों डिले किया गया था? क्योंकि पैंडमिक आ गया था ना जी, इसीलिए, और लॉकडाउन लग गया था, तो उसके कारण थोड़ी ये जो इनके ऊपर जो डेवलपमेंट था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट O2 के ऊपर, ये थोड़ी रुक सी गई थी, समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अर्लियर इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS एंड 2 स्मॉल सैटेलाइट दैट इज इंस्पायर सैट और INS 2D TD were successfully placed into orbit by PSLV C-52 रॉकेट। ये पहले किया गया था, राइट। देखो, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, बट अर्थ ऑब्जर्वेशन 04 सैटेलाइट जो है ये ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। समझ रहे हो बात? एनीवेज, अर्थ ऑब्जर्वेशन 02 सैटेलाइट जो है, इसमें टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट होने वाली है, जो क्या वेरियस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करेगी, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मिनिएचर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिएक्शन व्हील, तो वेरियस टेक्नोलॉजीज जो है इसमें इंक्लूडेड होंगी। और इसको आप SSLV दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हो। SSLV क्या होता है? यह बहुत छोटा लॉन्च व्हीकल होता है, क्योंकि अभी हमारे पास PSLV है, राइट, GSLV है, तो वो सब थोड़ा हैवी होते हैं, तो उससे भी छोटा था है SSLV, राइट, जो क्या, जिसका वेइंग 110 टन का होता है, एंड इट विल टेक ओनली 72 आवर्स टू इंटीग्रेट। अनलाइक PSLV या फिर GSLV अगर ले लीजिएगा ना, तो उसमें अगर कोई भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में आपको रखना है तो 70 दिन तक लग जाता है, ठीक है, बट इसमें से मात्र 72 घंटे के अंदर ही आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। It aims to cater to the market for the launch of a small satellite into Earth's low orbit that are emerged in the recent years to cater the needs of developing countries। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज को यार सस्ता चाहिए होगा, है ना, भेजना, ठीक है, तो ऑफ कोर्स SSLV जो है वो सस्ता जो डिमांड है वो चीज़ बिल्कुल पूरा करता है। EOS के वेरियस सीरीज दैट इज EOS-1, EOS-2 के बारे में तो हम लोगों ने देखा ही, अभी EOS-3, 4, 5, 6 इसके बारे में इसके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। इफ़ यू एट ऑल वांट टू गो थ्रू देम देन यू कैन गो थ्रू देम बाय पॉजिंग द वीडियोस, राइट। इनफैक्ट इसके सैटेलाइट्स के रिलेटेड देखो पास्ट में क्वेश्चंस भी कैसे पूछा गया है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे IRNSS जो क्या, जिसको अभी हम लोग नाविक भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2018 में। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। पहला था IRNSS हैज़ 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। IRNSS कवर इंटायर इंडिया अबाउट 5,500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, जो क्या गलत था, 1,100 था, राइट। और इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज। ना 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 ना, इसे फुल ग्लोबल कवरेज हम लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। इंडिया के 1,100 किलोमीटर के आजू बाजू या फिर 1,500 किलोमीटर के आजू बाजू तक ही हम लोग मैक्सिमम देख सकेंगे, ठीक है। तो एनीवेज वो अगेन ऐसा भी हो सकता है दैट कल को ये रेंज जो है बढ़ाकर 2,500 हो जाए, ठीक है, तो वो उसके बारे में सोचना नहीं है बिल्कुल, है ना। बट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज और करेक्ट? ऑफकोर्स ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो रॉन्ग है ना, तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा? A, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज किया था थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट ऑफ 101 आइटम्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव में देखिएगा GS3 डिफेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। देखो, थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, इससे पहले भी बहुत सारे इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लागू किए गए हैं। पहले जैसे पहला नेगेटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट था, जिसमें कुछ ऐसे लिस्ट थे जिसको हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद जून 2021 को एक अलग सा लिस्ट निकाला गया, सेकेंड इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, जिसमें 108 आइटम रखे गए थे, ठीक है, और बोला गया था इसको हम लोग इंपोर्ट, मतलब इसको हम लोग जो है अपने देश में ही बनाएंगे, राइट। वैसे ही थर्ड लिस्ट जो है उसका सिग्निफिकेंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये देखो कंप्राइज करता है हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सेंसर्स, वेपन्स, एम्यूनिशंस और लाइट वेट टैंक्स, उसके बाद माउंटेड आर्टी गन सिस्टम, आर्टिलरी गन सिस्टम, राइट। उसके बाद आप जाके ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स, राइट। और इसको बोला गया दैट पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन, मतलब इसको हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाएगा। दीज वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स आर प्लान टू बी इंडिजिनाइज्ड
progressively with effect from December 22 to 27. These 101 items will henceforth be procured from local sources, मतलब अपने ही जो लोग बना रहे हैं अपने देश में, राइट. सो उन्हीं से डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट बेसिकली करने की बात की जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिलेटेड न्यूज़ था. नाउ ये सब डायरेक्टली न्यूज़ में डायरेक्टली आ ही सकता है, राइट. 1974 में यह इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD, राइट. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है. इसका मिशन जो है वो गाइड किया जाता है बाई 4 मेन फोकस एरिया. क्या है? एक है एनर्जी सिक्योरिटी, एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और एक है इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, कैसे दुनिया भर में इंगेज किया जाए. इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में. और इसके द्वारा जो है ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट्स भी निकाले जाते हैं, जैसे ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, उसके बाद वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ये सारे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, महाराष्ट्र का ननार रिफाइनरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. क्यों भैया? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने इंडिकेट किया था दैट ननार जो ऑयल रिफाइनरी है ना, उसको रिवाइव किया जाएगा. ठीक है. ना एग्जाम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव में GS3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से आप इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं. और इस प्रोजेक्ट को मूव किया गया था बाई सेंटर एंड महाराष्ट्र कब? 2014 को. ठीक है. बट बाद में जो है ना इसको स्क्रैप कर दिया गया था 2019 को. पूछो क्यों? क्योंकि क्या होना दैट वहाँ के लोकल्स जो है वो वॉइस रेज कर रहे थे. वैसे इसके बारे में इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सऊदी का अरामको, राइट. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो नेशनल ऑयल कंपनी है उनका भी भागीदारी था. एंड इट वॉज एस्टिमेटेड दैट प्रोजेक्ट वुड ब्रिंग इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ रुपीज़ इतना करोड़ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी, राइट. क्योंकि ऑफकोर्स भाई कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उस लोकल रीजन को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना. बट जैसे कि मैंने बोला प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया था सन 2019 को. क्यों भैया? क्योंकि अराउंड 17 विलेजेस जो है ना उसके 14,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो इसमें आ रहे थे, राइट. अब आपको तो पता ही है इंडिया में लैंड एक्विजिशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना. लोकल लैंडर्स जो है वो उन्होंने अपोज कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे देखो भैया हमारे इन्वायरमेंट को जो है डेट्रीमेंटल होगा ये प्रोजेक्ट. इनफैक्ट 14 ग्राम पंचायत ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन डिमांडिंग स्क्रैपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लोकल रेजिस्टेंस टुक टू द स्ट्रीट्स. मतलब वो लोग सड़क में आ गए थे बिल्कुल, है ना. क्योंकि वो लोग बोल रहे थे दैट अगर ये लागू हो गया तो हमारे रीजन में जो फिशिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पैडी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम, मैंगोज, जैक फ्रूट के कल्टीवेशन में, ये सब में प्रॉब्लम्स आएगी. और आपको तो पता ही है दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्राम पंचायत को कितना ज़्यादा, ग्राम सभा को कितना ज़्यादा पावर देकर रखा है. ठीक है. तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रोजेक्ट रुकी हुई थी. वैसे अगर रिफाइनरीज की बात करें इंडिया में तो देखो ये लोकेशन है कुछ जहाँ पर इंडिया में रिफाइनरीज है, बट ये अभी जो हम लोगों ने बात किया ना वो यहाँ पर सेटअप होएगी. ठीक है ना. क्या आप एक पैटर्न देख रहे हो दोस्तों? जो इनलैंड रिफाइनरीज है वो तो है ही, बट जो कोस्टल रीजन में देख रहे हो कितने ज़्यादा रिफाइनरीज है. देख रहे हो यहाँ से, ये देखो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर पूरा कोस्टल रीजन पूरा एकदम छेका हुआ है. देख रहे हो पूरा, ये देखो अरे भाई साहब, है ना. आपको पता चल रहा है ये पैटर्न यहाँ पर रिफाइनरीज क्यों है? क्योंकि देखो अगर आप हमारा इकोनॉमिक सर्वे देखोगे ना तो उसमें एक्सपोर्ट की जो मटेरियल देखोगे तो एक मेजर चंक ऑफ एक्सपोर्ट जो है हमारा पेट्रोलियम और रिफाइंड प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं. मतलब हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं. एक्सपोर्ट हम लोग प्रोडक्ट बना के करते हैं. जैसे सोचो वैसलीन आपने यूज़ किया होगा, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओनली, राइट. तो उसी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर में विदेशों में भेजते हैं. ठीक है. उसी के बारे में यहाँ पर भी इस न्यूज़ में भी प्रॉपरली मैंशन किया गया है. ठीक है. समझ लो बात. तो देखो ये एक जस्ट एक पैटर्न था जो कि मुझे आपको दिखलाना था, जिससे आप एटलीस्ट कभी भी अगर बात की जाए रिफाइनरीज के बारे में ओवरऑल इंडिया तो आपको पता रहे, राइट. अब देखो आसाम में भी कितने सारे, 4 है, दिग्बोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी, बोंगाईगांव. ठीक है. तो आसाम में भी एक मेजर चंक ऑफ रिफाइनरीज है. और कहाँ सिचुएटेड है वह आपको याद होना चाहिए. ठीक है. चलो आज का यहाँ पे लेसन डिस्कशन हो गया. अब एमसीक्यूज देख लेते हैं. अब कल के एमसीक्यूज थोड़े मोड़े डिस्कस करते हैं. जैसे 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था कल के क्वेश्चंस में. देखो पहला वाला का आंसर था ए ओनली. ठीक है. दूसरा वाला ऑप्शन गलत था क्योंकि यहाँ पे ओनली आ गया था. ठीक है. क्योंकि देखो इसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ ही नहीं और भी डिफरेंट अदर सेक्टर्स भी थे मेंशन किए हुए थे, तो सब में इंक्लूड करते हैं. ठीक है. तो ये गलत हो गया. ठीक है.
दूसरा वाला, सॉरी मतलब ए ऑप्शन सही हुआ। दूसरा वाला का ऑप्शन, सही ऑप्शन जो था वो डी, दैट इज 1 2 3 4 सारे एसडीजी गोल्स होते हैं। अब इसके लिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एसडीजी गोल्स जो है सारे याद कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना आप, मैं सोच रहा हूँ एक एसडीजी गोल याद करने का ना ट्रिक मैं जानता हूँ, ठीक है। वो एक स्टोरी बनता है बेसिकली, उस स्टोरी को बना के हम एसडीजी गोल्स को याद कर सकते हैं। तो अगर आपको वो स्टोरी चाहिए तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। कभी आने वाले क्लासेस में मैं उस स्टोरी को, इतना मज़ेदार स्टोरी है ना जिससे कि आपको कभी भी अलग से रटना नहीं पड़ेगा, दैट हाँ SDG 1 जो है वो हंगर है, दूसरा जो है वो ये है, तीसरा रटना नहीं पड़ेगा। ऐसा स्टोरी दिमाग में फिट हो जाएगा ना, याद रह जाएगा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो मैं मेक श्योर करूँगा वो चीज़ भी बना लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था गैनोडर्मा लूसिडम, जो कि एक मशरूम था, वो के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था प्रॉपर्ली, राइट। सो अगेन डी वॉज आंसर देयर। करेक्ट सीक्वेंस जो था ADD, जिसमें ऑलमोस्ट अगर देखोगे ADD प्रिया गोगोई, भाई आपने गलत कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। बी नहीं होगा यहाँ पे, ADD यहाँ पे तन्मय जी ने भी गलत कर दिया, ADD जिंटू ने बिल्कुल सही किया आपने। तो ठीक है, इतने लोगों ने सही किया और बहुत कम फिर से क्यों हो गए? पहले तो बहुत अच्छे अच्छे ज़्यादा लोग आंसर देते थे, अभी इतना कम घट क्यों गया यार? 2000 ज़्यादा से ज़्यादा आंसर। चलो आज के क्वेश्चन सॉल्व करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2016 और लोन्स अंडर द स्कीम्स आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। आपको बताइए कौन सा सही है? A only, B only, both, A and B, C, none of the above. Consider the following statement regarding UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी विथ यूनाइटेड नेशंस, विद इन द यूनाइटेड नेशंस परव्यू, और दूसरा है इट एड्रेसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड कैन डिस्कस ऑल द थीमेटिक ह्यूमन राइट इश्यूज एंड सिचुएशन। One only, both only, both, two, I mean one only, two only, both, one and two, and neither one nor two, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है अश्विनी वैष्णव कमेटी रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? रेगुलेशन ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, उसके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एंड एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ एवरग्रीन रिवोल्यूशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। चार ऑप्शंस में कौन सा सही है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख लीजिएगा। आज का मेंस क्वेश्चन में देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया रिसेंटली रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी आप आर्टिकल देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस आर्टिकल को हमने एक्सक्लूसिवली डिस्कस नहीं किया, बट विल मेक श्योर दैट हाँ उस आर्टिकल के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको डाल दूं जिससे आप प्रॉपर्ली उसको बता सको, राइट ना। एक हम लोग मॉडल आंसर भी आपके साथ हर रोज की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, बट वी आर वांटिंग दैट आप इस मॉडल आंसर को और भी इनहांस करके अपने तरीके से और भी इससे अच्छा आंसर लिख सको, राइट। एनीवेज क्वेश्चन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड पोजेसेस अ ग्रेट चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। कमेंट देखो यहाँ पे सिंपली आपसे सबसे पहले जो स्टार्ट करोगे ना आप, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में आपको लिखना है, राइट। उसके बाद आपको बतलाना है दूसरा पार्ट में दैट कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट आपको लिखना है क्या क्या चैलेंजेस है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ ड्यू टू दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट। और चौथा है दैट फॉरेन पॉलिसी को ये कैसे इंपैक्ट करता है। जैसे आप देख लीजिएगा दैट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो थोड़ा इससे टॉपल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अभी भी देखो पास हो गया, सब कुछ हो गया, बट इन्फोर्स नहीं है ना। जब इन्फोर्स हो जाएगा, जब एक्चुअली में लोगों को जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा और वहाँ से जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनको यहाँ पर पनाह दी जाएगी, तब लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एनीवेज just go through it, the answer, model answer that we have present, in which introduction, main body part we have clearly mentioned क्या challenges हो सकते हैं, और finally एक conclusion जो क्या again change हो सकता है सबके अपने अपने perspective को through, right? So this was all about the discussion that we had for this very session of today. We will be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the video, and thank you for giving your precious time. Thank you.